भारत के इतिहास में ना कुछ ऐसे नायक हैं जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, पर उनका काम, उनका योगदान वो कमाल का है। आज एक ऐसे ही नायक की कहानी सुनते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक सवाल से। सवाल ये है कि भारत में जो किसान आंदोलन हुए, उनका जनक, उनका फादर किसे कहा जाता है? इसका जवाब जब हम ढूंढते हैं ना, तो एक नाम सामने आता है, विजय सिंह पथिक। तो उनकी कहानी को ना हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये विजय सिंह पथिक थे कौन। फिर देखेंगे कि कैसे एक सिपाही के तौर पर उनका उदय हुआ। इसके बाद बात करेंगे उनके बनाए संगठनों और अखबारों की। और आखिर में समझेंगे कि उनकी विरासत क्या है। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर कौन थे विजय सिंह पथिक, वो इंसान, वो शख्सियत जिसने एक पूरे आंदोलन को अपनी आवाज दी। देखिए, विजय सिंह पथिक के नाम से तो वो पूरी दुनिया में मशहूर हुए, लेकिन उनका असली नाम वो था भूप सिंह गुर्जर। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही उनकी पहचान थी, उनकी जड़ें थीं, जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। उनका जन्म हुआ था 1882 में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास एक गांव है गुठावली, वहां। और कमाल की बात यह है कि उनका परिवार ही क्रांतिकारियों का परिवार था। तो कह सकते हैं कि देशभक्ति तो उन्हें विरासत में मिली थी और इसी ने आगे का रास्ता दिखाया। और फिर अपने काम से, अपने संघर्ष से उन्होंने एक ऐसी पहचान बनाई जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। भारत में किसान आंदोलन के जनक। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, विजय सिंह पथिक को तो पूरे भारत के किसान आंदोलन का जनक माना जाता है ना? लेकिन अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात करें तो वहाँ किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को माना जाता है। इससे पता चलता है कि पथिक जी का काम कितने बड़े, मतलब नेशनल लेवल का था। तो सवाल वही है, एक आम इंसान भूप सिंह गुर्जर, वो विजय सिंह पथिक जैसा महान नेता बना कैसे? आखिर क्या हुआ था उनकी जिंदगी में? एक बहुत बड़ा मोड़ आया, एक टर्निंग पॉइंट, जब उनके दिल में क्रांति की आग जली। और देखिए, क्रांतिकारियों का सफर आसान तो होता नहीं है। वही उनके साथ हुआ। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें पकड़ लिया और सीधा टॉडगढ़ की जेल में डाल दिया। पर पथिक जी हार कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने जो किया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। वो जेल से फरार हो गए, और सच कहूं तो यही वो लम्हा था, वो टर्निंग पॉइंट जिसने उनकी जिंदगी को एक बिल्कुल नई दिशा दी, संगठन की, आंदोलन की। तो अब वो जेल से बाहर थे और आजाद थे। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी की पूरी ताकत, अपनी सारी एनर्जी संगठन बनाने और लोगों को एक साथ लाने में लगा दी। और ये जो दौर था ना, ये उनकी जिंदगी का सबसे एक्टिव, सबसे जबरदस्त दौर था। आप बस उनके काम करने की स्पीड देखिए, जरा सोचिए। 1916 में उन्होंने किसान पंच बोर्ड बनाया। ठीक अगले साल 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड बना दिया। फिर 1918 में कानपुर में राजपूताना मध्य भारत सभा की नींव रखी। 1919 में वर्धा में बनाया राजस्थान सेवा संघ, जिसे अगले ही साल मतलब 1920 में अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। मतलब हर साल एक नया संगठन। आप सोच सकते हैं कि आंदोलन को इससे कितनी ताकत मिल रही होगी। पथिक जी को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि सिर्फ संगठन बनाने से काम नहीं चलेगा। लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है तो कलम की ताकत, मतलब प्रेस की ताकत को समझना होगा। और इसीलिए उन्होंने राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान जैसे अखबार शुरू किए। और ये सिर्फ अखबार नहीं थे, ये आंदोलन की आवाज थे। इन्हीं के जरिए किसानों की बात, उनकी तकलीफें पूरे देश तक पहुंच रही थीं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पथिक जी का योगदान सिर्फ सड़क पर संघर्ष करने या संगठन बनाने तक ही नहीं था, वो इससे कहीं ज्यादा थे। वो एक विचारक थे, एक लेखक थे। एक तरफ उन्होंने अजयमेरू जैसा उपन्यास लिखा, तो दूसरी तरफ एक बहुत जरूरी किताब लिखी, व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। और इस किताब ने ना उस समय की जो रियासतें थीं, उनके पूरे सिस्टम पर बहुत बड़े और जरूरी सवाल खड़े कर दिए। तो मतलब वो सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर रहे थे। और उनके काम को, उनके जज्बे को जो सबसे बड़ा सम्मान मिला, वो शायद खुद महात्मा गांधी के शब्दों से मिला। गांधी जी ने एक बार कहा था, बाकी सब सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन पथिक एक सिपाही की तरह काम करता है। अब सोचिए, इससे बड़ी तारीफ भला और क्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो विजय सिंह पथिक एक क्रांतिकारी थे, एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर थे, एक लेखक थे, और जैसा गांधी जी ने कहा, वो सही मायनों में एक सिपाही थे।
उनकी कहानी हमें हिम्मत और लगन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है और अंत में एक सवाल छोड़ जाती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। पथिक जी की जो विरासत है वो आज के समय में भी इतनी रेलेवेंट, इतनी जरूरी क्यों है?